8 जनवरी के लिए हमारे पास जो एडिटोरियल है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेंशन को लेकर है, जो हमारे एम्प्लॉइज़ को सरकारी एम्प्लॉइज़ को जो पेंशन मिलती है उसको लेकर है। और हम देखते हैं कि हमेशा से पेंशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस होती है, काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो रहा है। एम्प्लॉइज़ कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम वापस से शुरू करो और सरकार नई पेंशन स्कीम या फिर कोई नई योजना के साथ सामने आना चाहती है। अब झगड़ा क्या है? क्यों इस तरह का झगड़ा है? सरकार और एम्प्लॉइज़ में क्यों असहमतियाँ हैं? और पुरानी पेंशन की माँग क्यों हो रही है? और सरकार पुरानी वाली जो पेंशन स्कीम है उसे लागू करना क्यों नहीं चाहती है? और कोई भी पेंशन जो योजना है उसका हमारे राज्य की फिस्कल हेल्थ पर क्या असर होता है? इन सभी बातों को हम इस एडिटोरियल में समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर समझेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है? न्यू पेंशन स्कीम क्या है? यूपीएस क्या है? सीपीएस क्या है? और इसके बाद ये जो नई योजनाएँ हैं तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम ये क्या है? और इसके साथ हम एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड के बारे में भी समझेंगे। हालाँकि इसका इससे कोई ज़्यादा लेना-देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम ईपीएफ के बारे में पढ़ेंगे और एक पीपीएफ, ईपीएफ और पीपीएफ इनके बारे में भी हम इस एडिटोरियल में, इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो झगड़ा क्यों है पेंशन को लेकर? अगर हमें इस बात को समझना है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो पेंशन है इसका पैसा आता कहाँ से है? कहाँ से आ रहा है पैसा? आप समझ लीजिए कि आप एक एम्प्लॉयी हैं, आपने काम किया एक मतलब सरकार के यहाँ काम किया। आप 60 या 62 साल जो भी है रिटायरमेंट की उम्र वहाँ पर जाकर आप रिटायर हो गए और उसके बाद आपको मिलेगी पेंशन। कितनी पेंशन मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सारी अलग-अलग योजनाओं पर निर्भर करती है। जैसे कि ओपीएस की पेंशन का अलग कैलकुलेशन है, एनपीएस में अलग कैलकुलेशन है, यूपीएस में अलग कैलकुलेशन है और अलग-अलग योजनाएँ अलग-अलग तरीके से काम करती हैं। तो वहाँ पर हम बाद में समझेंगे जब हम यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस के बारे में पढ़ेंगे तब समझेंगे कि इनका कैलकुलेशन कैसे होता है, किस आधार पर हो रहा है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि जब आपको पेंशन मिलती है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो जब हम इन सारी योजनाओं के बारे में पुरानी पेंशन योजना, नई पेंशन योजना और ये जो यूनिफाइड पेंशन योजना है, स्कीम है, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे, हमें जब पता चलेगा कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है, तब पता चलेगा हमको कि ये झगड़ा क्यों है, सरकार क्यों पुरानी पेंशन योजना को बंद करना चाहती है। और हम देखते हैं कि जब भी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर विपक्षी दल जो अभी सत्ता में नहीं है, वो सत्ता में आने के लिए कर्मचारी वर्ग को लुभाने के लिए, क्योंकि कर्मचारी वर्ग क्या है, हमारे समाज का एक प्रभावशाली वर्ग है। ये जनमत को तैयार करता है, जनमत में अपना मत हम कहें कि प्रभावित करने में काफ़ी ज़्यादा इसकी भूमिका है। तो इसलिए कर्मचारियों को लुभाने के लिए पार्टियाँ अपने-अपने वादे करती हैं और वादे करके इन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक भी है और प्रभावशाली वर्ग भी है हमारे समाज का, जनमत को तैयार करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओपीएस क्या है। जब हम सारी योजनाओं को डिटेल में समझ लेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि झगड़ा क्या है, राज्य के फिस्कल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, हमारे लिए जो पब्लिक के लिए पैसा खर्चा होता है उसका इससे क्या लेना-देना है और क्या हमारा पैसा, क्या जनता क्या जो टैक्स का पैसा है वो पेंशन के रूप में दिया जाता है, बाकी लोगों को पेंशन के रूप में क्यों नहीं दिया जाता है। इसके साथ हम ये भी समझेंगे कि हमारी ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हमारी पॉपुलेशन में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, उसका हमारे राज्य की फिस्कल हेल्थ से क्या लेना-देना है और पेंशन स्कीम्स से क्या लेना-देना है, सरकार के खर्चे से क्या लेना-देना है, सरकार के कर्जे से क्या लेना-देना है। तो ये सारी बातें समझेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि ये झगड़ा क्यों है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम क्या है। पुरानी पेंशन स्कीम में क्या होता है, सीधे शब्दों में समझ सकते हैं हम कि कर्मचारी जब काम करना शुरू करता है और फिर रिटायर होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका प्रमोशन होता है। अलग-अलग स्टेजेस पर वो प्रमोट होते जाता है और जैसे-जैसे उसका प्रमोशन होता है, उसको मिलने वाला पैसा यानी उसकी सैलरी भी बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता है कि जो उसके आखिरी 12 महीने हैं, वहाँ से जो सैलरी मिली है उसका जो एवरेज होता है, उस एवरेज का 50% उसको पेंशन के रूप में मिलता है। 50% पेंशन के रूप में मिलेगा किसका? उसने जो अपने पूरे सेवा काल में, अपने पूरे जो नौकरी में पिछले 12 महीनों में जितनी सैलरी उसको मिली है, उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज सैलरी हर महीने की कितनी बनती है? उस एवरेज सैलरी का 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। कब तक मिलेगा? जब तक आप जीवित हैं, तब तक मिलेगा। उसके बाद फैमिली को पैसा मिलेगा, मतलब पत्नी को मिलेगा या फिर जो नॉमिनी हैं, उनको मिलेगा। तो इस तरह से 50% आपकी सैलरी का आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। अब 50% आपको ये जो पेंशन मिल रही है, मतलब आपकी लास्ट जो सैलरी थी उसका 50% मतलब एवरेज वाली सैलरी 12 महीने की, उससे जो 50% आपको ये
पेंशन मिल रही है, ये सारा पैसा आपकी सैलरी, जो आपको हर महीने सैलरी मिली, आपकी नौकरी के दौरान जो आपको सैलरी मिली, उसमें से 1 रुपया भी नहीं कटा था। जितनी आपकी सैलरी थी, उतनी सैलरी आपको मिल रही थी और उसके बाद ये जो 50% सैलरी मिल रही है आपको, ये सारा का सारा पैसा राज्य सरकार या केंद्र सरकार देगी। सबसे बड़ा झगड़ा यही है कि आपने नौकरी की, आपको सैलरी भी मिली और उसके बाद जब आप रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद आपको ये पैसा भी मिल रहा है और इसका पूरा भुगतान, ये 50% जो सैलरी है, इसका पूरा भुगतान सरकार को करना होता है और सरकार के पास पहले से ही पैसे की कमी है, सरकार के पास पहले से ही बजट की तंगी है, सरकार के पास टैक्स कलेक्शन कम है, सरकार को बहुत सारे काम करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना है, सरकार को शिक्षा भी देखनी है, सरकार को स्वास्थ्य भी देखनी है, सरकार को इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट भी करना है, सरकार को एग्रीकल्चर को प्रमोट भी करना है, सरकार को सड़क भी बनानी है, पानी, बिजली, नल, सारी सुविधाएं सरकार को जनता के लिए करनी है और सिर्फ कुछ एम्प्लॉइज़ पर इतना पैसा खर्च हो जाता है, जबकि उन्होंने अपने जीवन के दौरान एक बड़ा पैसा कमाया है, एक बड़ी रकम कमाई है, उनकी अच्छी सैलरीज़ थी, उनके पास जॉब सिक्योरिटी थी, उसके बाद भी सरकार को इतना पैसा खर्च उनके ऊपर करना पड़ता है और यही कारण है कि लोग सरकारी नौकरियों को करना प्रेफ़र करते थे, सरकारी नौकरियों के लिए कोशिश करते थे और वहाँ पर सरकारी नौकरी जो होती थी, उसे समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक के रूप में भी देखा जाता था। तो एक प्रतिष्ठा का और इज़्ज़त का, साथ में फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी का, हर चीज़ का सोर्स थी एक सरकारी नौकरी। तो ये जो बोझ था, जो पेंशन का बोझ था, सरकार इस पेंशन के बोझ को कम करना चाहती थी और इस बोझ को कम करके सरकार 2004 में, अप्रैल 2004 में इस स्कीम को बंद करके एक नई योजना लेकर आई है और नई योजना में क्या हुआ है कि इस योजना में थोड़ा-सा बदलाव है। पुरानी योजना की तरह इसमें भी आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन आप जब नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी से यहाँ पर पैसा कटने वाला है, कुछ पैसा। मतलब हर महीने आपका पैसा भी कटेगा आपकी सैलरी से और सरकार भी इसमें योगदान देगी। तो लगभग 10 से 14% यहाँ पर एम्प्लॉयी का पैसा कटेगा और पुरानी वाली जो पेंशन योजना थी, उसमें 1 रुपया भी नहीं कटता था। लेकिन यहाँ पर आपकी तनख्वाह से उसमें कंट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉइज़ के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है, वो यही है कि उनकी जो सैलरी है, उससे पैसा कटता है और किसी का पैसा जब कटता है, उसको बड़ी तकलीफ़ होती है। तो कर्मचारियों को भी यहाँ पर दिक्कतें हो रही है क्योंकि उन्हें अपनी सैलरी से पैसा यहाँ पर देना होता है। तो यहाँ पर एक तरफ कर्मचारी भी पैसा डाल रहा है इसमें, सरकार भी पैसा डाल रही है। अब इससे क्या हुआ कि सरकार के ऊपर जो पैसे का बोझ है, वो काफ़ी कम हो गया क्योंकि एम्प्लॉयी भी पैसा दे रहा है। पहले एम्प्लॉयी पैसा नहीं देता था, अब सरकार और एम्प्लॉयी दोनों दे रहे हैं, तो सरकार के ऊपर जो पूरा खर्चा आता था, जो पूरा आर्थिक बोझ होता था, वो कम हो गया है। फिर अब इस पैसे को क्या करना है, इस पैसे को यहाँ पर जब भी पैसा इकट्ठा होता है, तो इस पैसे को म्यूचुअल फंड में, शेयर बाज़ार में या कॉर्पोरेट बॉन्ड में या इस तरह के फ़ाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और जैसे आपका शेयर मार्केट और जैसे आपके जो बॉन्ड है जिनमें आपने निवेश किया है, एनपीएस का पैसा जिन भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, जिन भी निवेश स्कीम्स में पैसा निवेश हुआ है, वो जैसे परफॉर्म करती है, उसके आधार पर तय होता है कि आपकी पेंशन आखिरी में कितना पैसा बना और आपकी पेंशन कितनी होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम में ये नहीं होता था। ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार जो तय है उतना रकम आपको देगी। मतलब आपकी सैलरी का जो 50% वाला पोर्शन है, 50% पैसा आपकी जो लास्ट सैलरी थी वहाँ से मिलेगा। लेकिन एनपीएस में क्या है, एनपीएस ने जो पैसा आपकी सैलरी से दिया है और सरकार ने उसमें भी पैसा डाला है, तो जो भी पैसा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है उसको करेंगे निवेश और निवेश के बाद जैसे-जैसे ये निवेश की रकम जो परफ़ॉर्म करेगी, उस परफ़ॉर्मेंस पर निर्भर होगा कि आपके पास कितना पैसा बनेगा और फिर उसके बाद जो पैसा बनेगा उसको आप नकद भी ले सकते हैं और मासिक पेंशन बदल सकते हैं। यहाँ पर सरकार के ऊपर बोझ कम हो गया, कर्मचारियों के ऊपर थोड़ा-सा बोझ डला है, इसलिए कर्मचारी कह रहे हैं कि एनपीएस को बंद करो और ओपीएस को लागू करो, तो ये समस्या है। अब भले ही सरकार ने एनपीएस को बंद तो कर दिया था, लेकिन सरकार को तो चुनाव में जाना था, कर्मचारियों की नाराज़गी झेलनी थी, कर्मचारी विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे समय-समय पर। तो सरकार ने क्या किया कि ओपीएस प्लस एनपीएस, ओपीएस और एनपीएस को मिलाकर एक नई योजना बनाई और इस नई योजना में क्या होता है कि कुछ फीचर्स ओपीएस के हैं, कुछ फीचर एनपीएस के हैं और कुछ फीचर ओपीएस के हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है, एनपीएस के जैसे क्या करना है, एनपीएस में जैसे कर्मचारी भी कंट्रीब्यूट करता था, केंद्र सरकार भी कंट्रीब्यूट करती थी, वैसा यहाँ पर भी है। दोनों को अपना पैसा यहाँ पर डालना होगा
अपने आने वाले भविष्य के लिए। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन इसमें होगा, तो एनपीएस का ये फीचर हो गया। इसके बाद क्या है कि जब सेवानिवृत्ति की समय आएगा, जब आपका रिटायरमेंट का समय आएगा, वहाँ पर पेंशन और कॉर्पस की राशि सुनिश्चित होती है। यहाँ पर पहले से तय होता है कि कितना पैसा आपको मिलेगा। जो 50% है आपकी आखिरी सैलरी जो आपने निकाली है, उसका एक एश्योर्ड पेंशन आपको मिल जाएगी। अब ये वाला जो फीचर है, ये वाला फीचर है ओपीएस का। ओपीएस में आपको पहले से पता होता है कि कितना पैसा मिलेगा, एनपीएस में पता नहीं होता था। तो ये वाला जो फीचर है एनपीएस से ले लिया, मतलब आपके कर्मचारियों को भी इसमें योगदान देना होगा और सरकार को भी इसमें योगदान देना होगा। और जो ओपीएस वाला फीचर था कि आपको पहले से पता होता था कि आपको एक एश्योर्ड पेंशन मिलेगी, उतनी पेंशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर समस्या थोड़ी-सी हल करने की कोशिश की है, तो यूपीएस को शुरू किया है केंद्र सरकार ने। और इसमें दोनों योजनाओं का फीचर है, क्योंकि इसमें सरकार को नाराज़गी झेलनी पड़ रही थी, इसलिए यहाँ पर सरकार के ऊपर इस योजना में भी, मतलब यूपीएस में भी सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ कम हुआ है। एनपीएस के कुछ फीचर इसमें लागू किए हैं और ओपीएस के कुछ फीचर लागू किए हैं, ताकि कर्मचारियों को भी एक एश्योर्ड पेंशन मिल सके और सरकार के ऊपर भी वित्तीय बोझ न हो। तीनों योजनाओं को कंपेयर करें, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस, इसमें क्या है, आपको गारंटीड 50% पेंशन मिलेगी। किसका 50%? आपकी जो लास्ट में सबसे आखिरी वाले महीने में आपको जितनी सैलरी मिली है, उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। साथ में ये जो महंगाई भत्ता है, ये वगैरह ग्रेच्युटी है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर सबसे बड़ी जो फीचर था, सबसे बड़ी जो राहत थी कर्मचारियों के लिए, वो थी कि आपको कंट्रीब्यूट नहीं करना है। जितनी आपकी महीने की सैलरी है, उतनी सैलरी तो आपको मिलेगी, लेकिन आपको इसके अलावा कोई पैसा नहीं देना है। लेकिन हुआ क्या है, एनपीएस में आपको भी पैसा देना होगा, और जितना भी तय हुआ है 10 से 14%, 12% जो भी है, वो पैसा आपको भी देना है और सरकार को भी इसमें पैसा डालना है। तो सरकार के ऊपर से यहाँ से वित्तीय बोझ कम हो गया और एम्प्लॉयज़ के ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ा है। और यहाँ से मार्केट लिंक्ड योजना है, यहाँ से आपका पैसा निवेश होगा और मार्केट में, मतलब शेयर मार्केट में जहाँ पर भी आपने पैसा निवेश किया है, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स, उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के परफॉर्मेंस के ऊपर ये तय होगा कि आपकी सैलरी, आपकी पेंशन कितनी बनने वाली है। अब यहाँ पर कर्मचारियों के लिए पहले से तय नहीं था कि पेंशन कितनी बनेगी, तो उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी थी। तो ये वाली योजना और ये वाली योजना, मतलब यूपीएस और एनपीएस के फीचर मिलाकर एक नई योजना बनाई। उसमें क्या हुआ कि 50% आपको पेंशन मिलेगी, जो आपकी सैलरी है लास्ट महीने वाली वो, बाकी जो बेनिफिट्स है वो भी मिलेंगे, और यहाँ पर कंट्रीब्यूट आपको भी करना होगा। कहाँ गया? ठीक है, यहाँ पर भी आपको एम्प्लॉयज़ को कंट्रीब्यूट करना होगा, लेकिन पेंशन अश्योर्ड मिल जाएगी। यहाँ से जो अश्योर्ड पेंशन वाली बात है, वो यहाँ पर गारंटी वाली बात है, वो यूपीएस में है, और यहाँ से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वाली बात है, वो यूपीएस में आ गई है एनपीएस से। तो ये 3 योजनाएं हैं जो मुख्य रूप से केंद्र सरकार के लिए काम कर रही है। वैसे ही राज्य सरकारों में भी अपनी-अपनी पेंशन योजनाएं हैं। अगर एनपीएस जैसी ही एक योजना थी जो अपने तमिलनाडु में लागू थी, वहाँ पर कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, उसमें भी एम्प्लॉयज़ को पैसा देना होता था और वो एनपीएस की तरह काम करती थी। तो एनपीएस काम कर रही थी तमिलनाडु में, मतलब वहाँ के जो अपने राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनके लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। अब तमिलनाडु की सरकार एक नई योजना लेकर आई है, तमिलनाडु अश्योर्ड पेंशन स्कीम, तमिलनाडु अश्योर्ड पेंशन स्कीम। इसमें क्या है कि आपको जो आखिरी सैलरी आपने जितनी भी निकाली है, उसका 50% अश्योर्ड है कि आपको पेंशन मिलेगी। आपकी जो लास्ट सैलरी है, उसका 50% आपको अपना पेंशन मिलती रहेगी। अब इसमें कंट्रीब्यूशन का ये है कि एम्प्लॉइज़ को भी कंट्रीब्यूट करना होगा और स्टेट यानी राज्य को भी कंट्रीब्यूट करना होगा। तो यहाँ पर ये जो फीचर हैं ओपीएस, एनपीएस मिलाकर हैं, और डियरेंस अलाउंस वगैरह-वगैरह तो आपको मिल ही जाएँगे। और मृत्यु के बाद जो भी नॉमिनेटेड फैमिली मेंबर है, उसको आपकी पेंशन का 60% पेंशन मिलेगी। 25 लाख तक की ग्रेच्युटी बनेगी और कम भी हो सकती है, मतलब जैसे भी आपके जो टेन्योर है आपकी सर्विस का, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और इस योजना की एक और ख़ास बात है कि अगर आप अपनी पूरी सर्विस नहीं भी करते हैं, मिनिमम 10 साल की सर्विस करते हैं, तब भी आपको कुछ न कुछ पेंशन तो मिल ही जाएगी यहाँ से। तो ये योजना इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और इसमें एक बात और कही है कि जो भी कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयज़ रिटायर हो गए थे, जिन्हें पेंशन बिना पेंशन के रिटायर हो गए, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ पेंशन का यहाँ पर प्रावधान है। बाकी जितना पैसा लगेगा वो राज्य सरकार भी देगी और एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन भी इसमें होने वाला है। तो ये नई योजना तमिलनाडु सरकार लेकर आई है, तमिलनाडु अश्योर्ड पेंशन स्कीम। इसमें पुरानी वाली पेंशन योजना और नई वाली पेंशन योजना दोनों के फीचर हैं। राज्य सरकार भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगी और एम्प्लॉयज़ को भी कंट्रीब्यूट करना होगा। तो ये जो नई योजना है, जो तमिलनाडु सरकार लेकर आई है, इसमें पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना का दोनों के फीचर्स हैं, दोनों की इसमें विशेषताएं हैं। यहाँ पर राज्य सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेंगे और पैसा वैसे तो मार्केट में ही इन्वेस्ट होना है, लेकिन एक अश्योर्ड पेंशन मिलने वाली है एम्प्लॉयज़ को, इसलिए एम्प्लॉयज़ की शिकायतें भी यहाँ पर दूर होती हुई दिख रही हैं और जो सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ पड़ता था वो भी कम होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब होता क्या है कि आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, आपने उन्हें काम पर रखा है, तो ये जो एम्प्लॉयी है यहाँ पर काम करता है इस उम्मीद में कि जब भी रिटायर होगा, यहाँ पर बुढ़ापा आएगा, उसके बाद जितना भी खर्चा होगा उसमें पेंशन का काफ़ी ज़्यादा सहारा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, आपको अपने रिटायरमेंट कॉर्पस से पैसा मिलेगा। तो ये जो पैसा है, पुरानी वाली पेंशन योजना में पूरा का पूरा पैसा जो मिलता था, वो मिलता था सरकार से, सरकार पूरा पैसा देती थी। एम्प्लॉइज़ से कुछ भी पैसा यहाँ पर नहीं लिया गया है। अब इसमें बोझ होता था सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार के पास पहले से ही पैसे की तंगी है, सरकार के पास बहुत सारे खर्चे हैं। ऊपर से जो जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ रही है, तो पहले मान लीजिए रिटायरमेंट के बाद कोई 20 साल के लिए किसी को पेंशन मिलती थी, अब हो सकता है कि उसको 30 साल, 40 साल तक हमको पेंशन देनी पड़े। तो पेंशन का खर्चा भी यहाँ पर बढ़ा है, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है और दूसरी तरफ सरकार के भी खर्चे बढ़ रहे हैं। जनता, बाकी जो लोग हैं उनकी भी ज़रूरतों को पूरा करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना है और दूसरी कल्याणकारी योजनाएं भी चलानी है, चाहे वो फूड सिक्योरिटी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हो, सारा पैसा यहाँ से खर्च होना है। तो यहाँ से सरकार चाहती थी कि बोझ कम हो जाए और इसके लिए फिर नई पेंशन योजना आई थी और इस नई पेंशन योजना में एम्प्लॉय को भी पैसा यहाँ पर डालना होता था और सरकार को भी पैसा डालना होता था और जो पैसा आता था उसको निवेश करते थे। निवेश के बाद जो निवेश की रकम जैसे भी परफॉर्म करती थी, उस हिसाब से यहाँ पर आखिरी में जो एम्प्लॉय को पैसा और पेंशन बनेगी वो तय होती थी। एम्प्लॉयज़ को शिकायत थी कि पेंशन की रकम अश्योर्ड नहीं है, इसलिए फिर क्या हुआ कि दोनों योजनाओं को मिलाकर नई योजना बनी है। तमिलनाडु सरकार ने अब ये जो नई योजना शुरू की है, इसमें भी दोनों पुरानी और नई वाली जो पेंशन स्कीम है उसकी दोनों के फीचर हैं। कुछ शिकायतें एम्प्लॉयज़ की दूर हो गई हैं और कुछ शिकायतें अपने सरकार की भी दूर हो गई हैं। सरकार के ऊपर से वित्तीय बोझ भी कम हुआ है। इसके बाद बात करें अगर हम एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की, तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि जो भी कर्मचारी कहीं पर ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां पर 20 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, 20 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, मतलब ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें ईपीएफ के तहत काम करना होता है। अब ये जो ईपीएफ है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम का जो पैसा है वो निवेश होता है, मतलब वो सारा पैसा जो देखरेख का काम होता है, सारा कलेक्शन होता है। एक बैंक है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, बाकी वैसे दूसरे बैंक की तरह काम नहीं करता है। ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को ही देखता है। तो होता क्या है इसमें, कर्मचारी जो होता है वो अपनी सैलरी का 12% देता है और जो एम्प्लॉयर होता है, मतलब जिसने आपको काम पर रखा है, कोई कंपनी है, मान लीजिए टाटा है, तो टाटा 12% देगा और एम्प्लॉय 12% देगा और ये जो पैसा है आपके ईपीएफ में चला जाएगा। और ये जो पैसा है जो आपने अपनी सैलरी से कटाया है और जो आपके एम्प्लॉयर ने दिया है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, जहाँ से आपको रिटायरमेंट कॉर्पस का पैसा मिलेगा। दूसरा है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, यहाँ से जो पैसा मिलेगा वो आपको पेंशन के रूप में काम आएगा। और उसके बाद एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, यहाँ से जो पैसा होगा वो आपके इंश्योरेंस में लगेगा। तो ये वाली जो योजना है वो उन कर्मचारियों के लिए है जो 20 या उससे ज़्यादा कर्मचारी वाले किसी कंपनी में, किसी फर्म में काम करते हैं जहाँ पर ये योजना एप्लीकेबल होती है। सारा काम देखता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और ये योजना 1952 से शुरू है।
और अगर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की मैच्योरिटी की बात करें तो वैसे तो आप जब रिटायरमेंट होंगे, जब आपका पूरा सेवा काल समाप्त हो जाएगा, तब आपका मैच्योर होगा। लेकिन यहाँ पर आप 5 साल के बाद भी कुछ-कुछ पैसा निकाल सकते हैं, पार्शियल विथड्रॉल हो सकता है। और इसके अलावा जो कर्मचारी कहीं पर किसी फर्म में काम नहीं करते, जैसे कोई दुकानदार है या किसी का बिज़नेस है, अगर वे लोग भी पेंशन योजनाओं में निवेश करना चाहते हैं, तो उनके लिए है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब ये वाला जो प्रोविडेंट फंड है, इसमें सिर्फ आपको ही पैसा देना होता है, तो न्यूनतम 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप सालाना जमा कर सकते हैं। हर साल जब जमा करेंगे, तो आपका पैसा इकट्ठा हो जाएगा और फिर आपको पेंशन के रूप में मिलेगा लास्ट में। इसकी जो अपनी ब्याज दर है, वो थोड़ी-सी कम है, मतलब एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में जितना ब्याज मिलता है, जब लास्ट में आपका जो पैसा आपने जो कटाया, वो भी इकट्ठा होगा आखिरी में, और उस पर जो ब्याज बनेगा, वो भी आपको वहाँ पर मिलेगा। तो ईपीएफ में जितना ब्याज दर है, उससे थोड़ी-सी कम ब्याज दर है पीपीएफ में। और यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति, मतलब कोई एम्प्लॉयर तो है नहीं आपका, तो वो यहाँ पर निवेश नहीं करेगा। आपको ही 500 मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। और इसकी जो देखभाल करते हैं, मतलब यहाँ पर कोई एक ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है। जैसे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में क्या था, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइज़ेशन था। लेकिन पीपीएफ का काम जो है, वो देखता है कोई भी बैंक या डाकघर। अब ये जो ईपीएफ और पीपीएफ का पैसा मिलता है, इस पे आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है, और इस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये भी ठीक है। और आपने यदि कहीं से कर्जा लिया है, तो इस पर लायबिलिटी नहीं आने वाली है। मतलब आप अगर कहीं से कर्जा लेते हैं, उसे चुका नहीं पाते हैं, तो जो आपसे लेनदार है, जो पैसा लेने वाला है, वो ये नहीं कह सकता कि आपका जो पीपीएफ का पैसा है या ईपीएफ का पैसा है, उससे आप कर्ज चुकाना होगा। तो कानूनन तौर पर आपको कर्ज चुकाने के लिए इस फंड पर कोई लायबिलिटी नहीं आती है। अब यहाँ पर ईपीएफ में क्या है कि ईपीएफ में पैसा एम्प्लॉय ने भी दिया है, एम्प्लॉयर ने भी दिया है, सरकार के ऊपर यहाँ से कोई बोझ नहीं पड़ा। पीपीएफ में सारा पैसा जिसने पेंशन योजना ली है, उसके ऊपर ही पड़ा है, सरकार के ऊपर इसका कोई वित्तीय भार नहीं है, सरकार को इसका कोई पैसा नहीं देना है, सरकार के ऊपर खर्चा नहीं जाने वाला है। तमिलनाडु जो अश्योर्ड पेंशन स्कीम है, इसमें पैसा राज्य सरकार को देना है, सरकार के पास भी इसका देनदारी है, सरकार के पास भी इसकी ज़िम्मेदारी है, सरकार को भी इस पर खर्चा करना होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में पूरा पैसा, पूरा जो वित्तीय भार है, वो सरकार के ऊपर था, और नई वाली जो पेंशन स्कीम है, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार और एम्प्लॉइज़ सभी के ऊपर वित्तीय बोझ है, इसलिए सरकार का जो वित्तीय भार है, वित्तीय ज़िम्मेदारी थोड़ी-सी कम हो गई है। यूपीएस में पैसा तो यहीं से आने वाला है, एम्प्लॉइज़ कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन थोड़ी-सी एश्योर्ड गारंटी यहाँ पर यूपीएस में मिल गई है पेंशन की। तो ये जो सारी बातें हैं, जो हमने समझी, उससे अब हम देखेंगे कि बात है क्या। झगड़ा ये है कि सरकार को पैसा देना होता था, लेकिन सरकार ने एक मध्य मार्ग निकाला और सरकार ने एक तो गारंटी दे दी पेंशन की, दूसरा एम्प्लॉइज से भी कंट्रीब्यूशन ले लिया। तो सरकार की जो अपनी वित्तीय बोझ था, वो कम हो गया है, एक मध्य मार्ग निकाला है। इससे राजकोषीय अनुशासन, मतलब जो सरकार के ऊपर बोझ है, वो बोझ नहीं बढ़ेगा, और फिस्कल प्रूडेंसी जो है सरकार की, और हम कहें कि सरकार का जो बजट डिसिप्लिन है, वो बना रहेगा। सरकार के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं आएगा, कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा है, अगर एम्प्लॉइज़ को देना है, तो कहीं से तो लाना पड़ेगा। सरकार पहले से ही कर्जे में है, और सरकार को कर्जा लेकर पेंशन देनी होगी। तो सरकार ने यहाँ पर एक बीच का रास्ता निकाला है कि एम्प्लॉइज से पैसा लिया जाएगा। सरकार ने इनके लिए कंट्रीब्यूट करने का कंपलसरी प्रावधान रखा है। सरकार भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगी, और ये कर्मचारी भी कंट्रीब्यूट करेंगे। अब ऐसे वादे तो किए जाते हैं, जब भी सरकारें, मतलब जब भी पार्टियां चुनाव में जाती हैं, तो वादा करती हैं कि भाई पुरानी पेंशन योजना को हम लागू करेंगे, और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का जो वादा है, उससे हम एक बड़ा वोट बैंक अपनी तरफ कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी तो है ही नई वाली जो पेंशन योजना है उससे, क्योंकि भले ही कंट्रीब्यूट अगर एम्प्लॉइज कर भी रहे हैं, तब भी अश्योर्ड पेंशन नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर ये जो अश्योर्ड पेंशन नहीं मिलने वाली शिकायत है, वो दूर हो गई है। तो पुरानी वाली जो पेंशन योजना है, वो बंद हो गई है। उसके बाद जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन योजना है, या फिर नई वाली जो पेंशन योजना है, उसमें एम्प्लॉइज़ को पैसा दिया जा रहा, एम्प्लॉय से पैसा लिया जा रहा था, और अश्योर्ड पेंशन नहीं थी। और ये जो नई वाली योजना आई है, इसमें एम्प्लॉय से पैसा लिया तो जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कम से कम अश्योरेंस तो मिला है कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। आप जो आखिरी महीने की आपकी जो सैलरी निकालेंगे, उसका 50% आपको सैलरी मिल जाएगी। तो यही बात थी कि जो आपकी 50% सैलरी का, जो लास्ट महीने की सैलरी का, उसका 50% आपको पेंशन मिलेगी, और बाकी लाभ भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें ग्रेच्युटी है, और
महंगाई भत्ता है वगैरह वगैरह। और उसके बाद अगर मृत्यु हो जाती है जिनको पेंशन मिल रही थी, तो उनके जो नॉमिनी हैं उनको भी पेंशन का प्रावधान इसमें है। और ग्रेच्युटी 25 लाख तक है। और मिनिमम पेंशन अगर आप पूरी अपनी सर्विस नहीं करते हैं, कम से कम 10 साल की सर्विस भी करते हैं, तो भी आपको कुछ ना कुछ पेंशन मिल जाएगी। और अगर फिस्कल हेल्थ की बात करें तो राज्य की जो जीडीपी है, राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है, यहाँ पर जो स्टेट की जीडीपी है उसका 26.1% यहाँ पर सरकार के ऊपर कर्जा है। तो सरकार के ऊपर एक भारी कर्जा है। इस कर्जे का ब्याज भी चुकाया जाना है। ऊपर से दूसरी तरफ जो हम बात कर रहे थे कि दूसरी योजनाएं भी चलानी है और पेंशन भी देना है। तो इन सभी बातों को लेकर सरकार चिंतित है। सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के खर्चे बढ़े हुए हैं और ऊपर से पेंशन का बोझ है। इसलिए अपने ऊपर जो बोझ है उसको उतार कर सरकार एम्प्लॉयज़ के सिर पर रखना चाहती है। कोरोना के पहले जो यहाँ पर लगभग 19% 21% का कर्जा था, वहां तक सरकार अभी पहुंची नहीं है। अभी भी 26%, 26.43% का कर्जा, मतलब टोटल जीडीपी का, स्टेट की जीडीपी का इतना कर्जा है। मतलब ये जो है स्टेट की जीडीपी का कर्जा है, ना कि टोटल टैक्स कलेक्शन का। टैक्स कलेक्शन उससे बहुत कम है, सिर्फ ब्याज भी मुश्किल से दे पाते हैं उतने कलेक्शन में। तो राज्य सरकार की जो साल भर की कमाई है उससे कहीं गुना ज्यादा ये कर्जा है। मतलब स्टेट की जो टोटल जीडीपी है उसका 26% कर्जा है। तो सरकार के पास पैसा नहीं है, सीधी सी बात है। और अभी तो सरकार के ऊपर और ज़्यादा बोझ बढ़ने वाला है, क्योंकि 2033 तक ये जो कर्मचारी हैं जो पहले से ओल्ड पेंशन स्कीम में काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी से सरकार को पैसा नहीं मिलता है, मतलब पेंशन फंड में पैसा नहीं मिलता है, वो 2033 तक रिटायर होंगे। 2033 तक रिटायर होने के बाद इनको भी पैसा देना है और उसके बाद इनकी पेंशन भी देनी है। तो सरकार के ऊपर ये बोझ तो और बढ़ने वाला है और आने ही वाला है। ऊपर से जो नए कर्मचारी जिनकी भर्ती हो रही है उनको भी पेंशन देनी है। इसलिए सरकार चाहती है कि कर्मचारी भी इसमें कंट्रीब्यूट करें, कर्मचारी भी इसमें पैसा डालें। एक समस्या ये भी है कि ये जो स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू है ये भी कम हुआ है जितना सरकार सोच रही थी। 22% की वृद्धि सोच रही थी, अनुमान था कि कम से कम इतना पैसा ज्यादा मिलेगा, लेकिन सिर्फ 3 से लगभग 3.94, मतलब लगभग 4% की वृद्धि ही हुई है। तो सरकार का जो अपना पैसा है, सरकार का जो अपना रिवेन्यू है, जो उसके सोर्स, उसके इनकम का बड़ा सोर्स था, और उसमें भी कमी हुई है। सरकार को जितना अनुमान था उतना पैसा उसको मिला नहीं है। तो पैसे की सीधी सी बात है, सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल है कि किसको कितना पैसा कहाँ देना है, किसको देना है, कौन जिम्मेदारी लेना चाहता है, कौन जिम्मेदारी दूसरे के माथे पर डालना चाहता है। एम्प्लॉयज़ अपनी सैलरी से पैसा नहीं कटवाना चाहते, सरकार पूरा पैसा खुद नहीं देना चाहती, लेकिन पेंशन योजना को चालू रखना है क्योंकि ये वर्ग प्रभावशाली वर्ग है, क्योंकि ये वर्ग बड़ा वोट बैंक है। और ऊपर से एक कल्याणकारी राज्य के रूप में हमारे यहाँ कर्मचारियों को पेंशन दी जानी भी जरूरी है, क्योंकि उन्होंने आपको जीवन भर सेवा दी है, तो उनके बुढ़ापे में आपको उनकी मदद करनी होगी। और दूसरी तरफ ये जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्हें भी पेंशन मिलती है, जबकि वे कर्मचारियों से कम काम करते हैं। और ऊपर से जो कर्मचारी ज़्यादा काम करते हैं उनकी पेंशन को लेकर ही झगड़ा क्यों है, और जो एमएलए और एमपीज, जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी पेंशन को लेकर या उनके खर्चे को लेकर बात क्यों नहीं की जाती है। सिर्फ एम्प्लॉयज़ के खर्चे को लेकर ही यहाँ पर झगड़ा क्यों हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बाकी जो सारी बातें हैं हम कर ही चुके हैं। तो यहाँ से मेंस के लिए सवाल हो सकता है कि राज्य की कल्याणकारी योजनाओं में सामाजिक कल्याण और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन आवश्यक है। तो ये जो सामाजिक कल्याण है, मतलब पेंशन, सीधी सी बात है, एक तो पेंशन का खर्चा है, दूसरी तरफ वित्तीय अनुशासन है, मतलब राज्य के ऊपर ज़्यादा कर्जा नहीं करना है, जितनी हमारी कमाई हुई है उतना ही खर्चा करना है। और उससे ज़्यादा जब खर्च बढ़ जाता है तो यहाँ पर लेना होता है कर्जा। तो कर्ज में और पेंशन में, राज्य के वित्तीय अनुशासन में, सामाजिक कल्याण योजनाओं में संतुलन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगर कर्जा बढ़ता है तो ज़्यादा ब्याज देना होता है, और ये जो सारा पैसा है आपको लगाना होता है, जो आपका टैक्स कलेक्शन होता है वही तो चुकाना होता है। तो राज्य के ऊपर यानी जनता के ऊपर भी बोझ होता है। तो यहाँ से पेंशन में कटौती की जा सकती है, मतलब पेंशन के खर्चे में कटौती की जा सकती है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर थोड़ा सा भार डाला जा सकता है और सरकार का भार कम किया जा सकता है। इससे सरकार को अपना वित्तीय अनुशासन, अपना जो कर्जा है उसको कम करने में मदद मिलेगी, अपना जो खर्चे हैं उनको अपनी कमाई के भीतर रखने में मदद मिलेगी। तो एक जो बैलेंस है उस बैलेंस को यहाँ पर बनाए रखना होगा। जैसे ये है, यहाँ की जो आपका इनकम है, रेवेन्यू जो है उतना, और एक्सपेंडिचर, तो उसमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। वरना अक्सर हमने देखा है कि
कर्जे के दबाव में राज्य फेल हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सरकारें खर्चा करती है, जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर सरकार पैसा बाँटती है, वहाँ पर राज्यों को हमने बर्बाद होते देखा है। राज्य ही नहीं, सिर्फ बड़े-बड़े देशों को बर्बाद होते देखा है। तो ये समस्या यहाँ पर समाधान किया जाना ज़रूरी है। एक तरफ कल्याणकारी राज्य का सपना भी हमें पूरा करना है, लेकिन अपनी वित्तीय क्षमता के भीतर रहकर। यहाँ से एमसीक्यू में पहला सवाल है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में हमें ये स्टेटमेंट पढ़ने हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम एक डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या है, आपको पहले से पता होता है, आपको पहले से अश्योरेंस होता है कि कितना पैसा मिलेगा, और सारा पैसा देना होता था सरकारों को। दूसरा स्टेटमेंट, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन अंतिम आहरित वेतन पर आधारित होती है। बिल्कुल, ये बात भी सही है, क्योंकि जो आपका जो आखिरी वाला सैलरी है उसका 50% आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको ये बात याद रखनी है कि जो 12 महीने हैं उनकी एवरेज सैलरी जो है उसका 50% आपको मिलेगा। तीसरा, ओपीएस में कर्मचारियों का नियमित योगदान अनिवार्य होता है। नियमित योगदान है ही नहीं। दूसरा स्टेटमेंट है कि विद रेफरेंस टू द न्यू पेंशन स्कीम और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, मतलब नाम अलग है, बाकी फीचर सेम है, इसलिए हमने इनको एक साथ देखा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है कि यह एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आपको देना है, और पहले से बता दिया जाता है कि कितना पेंशन अपना, कितना कंट्रीब्यूशन आपको देना है। तो कंट्रीब्यूशन आपको देना है, ये बात बिल्कुल पहले से निश्चित होती है। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पहले से तय है, लेकिन पेंशन निश्चित नहीं है। कंट्रीब्यूशन निश्चित है, पेंशन निश्चित नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन निश्चित है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, पेंशन राशि बाजार आधारित निवेश के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। अब ये जो पैसा जहां पर भी निवेश होगा, वो वाले जो निवेश जिस तरह से परफॉर्म करेंगे, उस हिसाब से आपकी पेंशन तय होगी। वैसे यहाँ पर दावा तो किया गया था कि आपको पुरानी जो पेंशन योजनाएं हैं उनमें जितना ब्याज मिलता है उससे ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न बनेगा, या क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रिस्क है और मार्केट अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि लंबे समय तक आपको यहाँ पर निवेश करके रखना है। लेकिन कर्मचारियों को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। गारंटी देनी होगी, तो सरकार के पास कोई गारंटी नहीं है। सरकार ने बोल दिया है भाई साहब आपको कंट्रीब्यूट करना है, पैसा निवेश होगा, जितना पैसा बनेगा उतना आपको मिल जाएगा। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। तीसरा सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द तमिलनाडु अश्योर्ड पेंशन स्कीम TAPS। पहला स्टेटमेंट, यह ओपीएस और यूपीएस के तत्वों से मिलकर बनी हुई योजना है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यह अंतिम आहरित वेतन 50% पेंशन सुनिश्चित करती है। ये बात बिल्कुल सही है। जो आपकी लास्ट मंथ में सैलरी मिलेगी उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। तीसरा, इसमें कर्मचारियों के योगदान का प्रावधान नहीं है। हमने अभी देखा इसमें भी कर्मचारियों के योगदान का प्रावधान है। कर्मचारियों को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। चौथा सवाल, विद रेफरेंस टू स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू SOTR, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, यह वह कर राजस्व है जो राज्य सरकार स्वयं लगाती है, स्वयं वसूल करती है। ये बात बिल्कुल सही है। तो राज्य का ये अपना है, मतलब कुछ पैसा उसे केंद्र सरकार से भी मिलता है, उसके अलावा ये जो राज्य का पैसा है वो है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, इसमें केंद्र करों में राज्य का हिस्सा भी शामिल होता है। तो जो केंद्र सरकार के टैक्स हैं उसमें राज्य का हिस्सा इसमें शामिल नहीं होता, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, यह सामान्यतः राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 2/3 होता है। तमिलनाडु के मामले में ये बात सही है, लेकिन कुछ राज्यों में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये बात सही है, क्योंकि तमिलनाडु की बात चल रही है तो हम कह सकते हैं। पांचवा सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन एंड फ्रीबीज। पहला स्टेटमेंट, चुनाव पूर्व मुफ्त योजनाएं, जो फ्रीबीज कहा जाता है, जिनको राज्य के राजकोषीय संतुलन पर दबाव डाल सकती हैं। बिल्कुल डालती हैं। जब आप कहीं से, अगर मान लीजिए आपने कोई पैसा खर्च किया और उस पैसे का कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं हुआ, वहां पर निवेश नहीं हुआ, और उस पैसे को आपको वापस मिलना नहीं है। जो पैसा आपने खर्च किया, जब वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, इसका मतलब है कि आपका पैसा बर्बाद हुआ है। लेकिन फ्रीबीज हमेशा बर्बाद नहीं होते। हमें ध्यान रखना है कि फ्रीबीज हमेशा बर्बाद नहीं होते। कभी कभी छोटे छोटे फ्रीबीज जनता के भीतर बड़ा निवेश करते हैं और जनता की क्षमताओं को बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई महिला है,
महिलाओं के लिए बस फ्री की है। तो महिलाओं को अगर कुछ पैसा बचेगा, उनकी जो सैलरी है, मान लीजिए कोई महिला कहीं पर काम करने जाती है, किसी के घर में हाउस हेल्प है, तो वहाँ पर काम करने जाती है, तो उसे 10,000 रुपया मिलता है। लेकिन आने जाने में जब 3 से 4,000 रुपया खर्चा हो जाता है, तो वो पैसा अगर किसी को बचने लगे, तो वो कहीं कहीं छोटी-छोटी चीज़ों में उसको निवेश कर सकता है। तो फ्रीबीज़ हमेशा खराब नहीं होते, लेकिन फ्रीबीज़ को सोच समझ कर और अपनी राज्य की फिस्कल हेल्थ को ध्यान में रख के अपने फायदे का बजट देते हुए आपको फ्रीबीज़ बाँटनी है, ना कि कर्जा लेकर आपको फ्रीबीज़ बाँटनी है। कुछ पार्टियों ने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए पैसा बाँटा है, जबकि कुछ सरकारों ने अपनी फिस्कल हेल्थ को ध्यान में रखकर पैसा बाँटा है। तो यहाँ पर इस बात को अंतर किया जाना ज़रूरी है, इस बात को समझना ज़रूरी है। दूसरा स्टेटमेंट, उच्च सार्वजनिक ऋण और धीमी राजस्व वृद्धि फ्रीबीज़ को दीर्घकाल में अस्थिर बना सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब आपके पास कर्जा बहुत ज़्यादा होगा, आपका कमाई नहीं होगी और उसमें अगर आप फ्रीबीज़ बाँटेंगे, तो आपको अस्थिर करेगी ही करेगी। तीसरा, राजकोषीय अनुशासन का अर्थ यह है कि सभी कल्याणकारी योजनाएँ समाप्त कर दी जाए। तो राजकोषीय अनुशासन का ये अर्थ नहीं होता। राजकोषीय अनुशासन का अर्थ ये होता है कि आपकी कमाई के भीतर आप खर्चे करें। तो आपको कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा बाँटना है, मतलब कल्याणकारी योजनाएँ चलाने के लिए पैसा आवंटित करना है, लेकिन अपने राजकोषीय अनुशासन, अपने रेवेन्यू के भीतर रहकर करना है। तो ये बात गलत है, 1-2 सही है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, थोड़ा-सा और हम डिटेल में देख लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड के बारे में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। अब ये जो योजनाएँ हैं, मतलब न्यू पेंशन स्कीम वाली, ओल्ड पेंशन स्कीम वाली, ये जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए है। ये वाली है जो प्राइवेट कर्मचारी है, और ये वाली है जो कर्मचारी नहीं है, खुद का काम करते हैं, अपनी तरफ से इस योजना में पैसा डाल सकते हैं। ओपीएस तो आज़ादी के पहले से, मतलब कॉलोनियल समय से ही चली आ रही थी। एनपीएस शुरू हुई थी 2004 से, यूपीएस शुरू हुई थी 2024 से। ये वाली योजना है ईपीएफ 1952 से, और ये वाली पीपीएफ वाली योजना है 1968 से चली आ रही है हमारे यहाँ। अब यहाँ पर ये वाली बंद हो चुकी है। एनपीएस भी, अब एनपीएस और इसको ब्लेंड करके यूपीएस बनाया है। ये वाली योजना चल रही है और ये वाली योजना भी चल रही है। ये वाली सरकारी कर्मचारियों के लिए है और ये दोनों अपने प्राइवेट कर्मचारियों के लिए है। बस इतनी बातें हमें समझनी थी, जो हमारे लिए, हमारी एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है और हमारे राज्य की फिस्कल हेल्थ के लिए भी इन बातों को समझना जानना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर